हेलो स्टूडेंट्स, आज है स्माइल पेपर नंबर 15 और इसका हम देख रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1/x-4 प्लस 1/x-6 बराबर 1/x-2 प्लस 1/x-8 को सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के द्वारा ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कई बच्चे तो ये जो विधि है इसका नाम पढ़ के ही घबरा जाते हैं कि ये कौन सी विधि है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम जिस विधि से कर रहे हैं ये वही विधि है जो इसे चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको इस तरह से दो भिन्न के रूप के अंदर पद दिए हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि जो दोनों पक्ष है, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन उतार लेती हूँ। 1/x-4 प्लस 1/x-6 बराबर 1/x-2 प्लस 1/x-8। तो इसमें आपको दो पक्ष दिए हुए हैं कि ये वाला बराबर के इधर वाला और एक बराबर के इधर वाला। तो ये जो पक्ष है इसे हम बोलते हैं वाम पक्ष। ठीक है, और ये जो पक्ष है इसे हम बोलते हैं दक्षिण पक्ष। ठीक है, तो इस विधि में क्या करना होता है, हमें यह देखना होता है कि ये जो दोनों पक्ष हैं क्या इसके अंशों का योग समान है। तो यहाँ पे ये जो है इसका पहला जो पद है इसमें अंश क्या है 1, और ये जो दूसरा पद है इसका भी अंश क्या है 1। 1 रे कितना हो गया 2। इसी तरह से जो दक्षिण पक्ष इसको हम देखें तो इसमें ये वाला जो पद है इसका अंश भी 1 है और इसका अंश भी 1 है। तो अंशों का योग कितना आ गया है 2। मतलब कि दोनों पक्षों में अंशों का योग क्या है समान। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में अंशों का योग वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, जो कि क्या है समान है। अगर ये समान है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरह के दोनों जो पक्ष आपको दे रखे हैं इसके हम हरों का योग ज्ञात करेंगे। तो वाम पक्ष के हरों का योग मतलब इन दोनों को जोड़ लेना है। तो x-2 प्लस x-8 कितना होगा, x और x हो गया 2x, -2 -8 हो गया -10। इसी तरह से हम जो दक्षिण पक्ष है, दक्षिण पक्ष इसके भी हम हरों का योग ज्ञात करेंगे। तो दक्षिण पक्ष के हरों का योग इन दोनों को जोड़ना है। तो x-4 प्लस x-6 तो कितना हो जाएगा, x और x हो गया 2x, -4 -6 कितना हो गया -10। ठीक है, तो देखिए हरों का योग भी दोनों पक्षों का क्या आ रहा है समान आ रहा है। अब इन दोनों में से आप किसी को भी एक को लेके और 0 के बराबर रख के और x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन्हें मैं नाम दे देती हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2। दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो समीकरण 1 को 0 के बराबर रखने पर तो ये हो जाएगा 2x - 10 बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा 10। तो x बराबर 10/2 काटेंगे तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो x बराबर आ गया हमारे पास में 5। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे पासे को एक बार फेंका जा रहा है तो पासे को फेंकने की जो घटना है इसमें कुल परिणाम कितने होंगे। देखिए कुल परिणाम तो ये कौन कौन से होंगे पासे में, ये होंगे 1 2 3 4 5 और 6। पासे को फेंकने पर ये 6 परिणाम आते हैं। ठीक है, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, कुल परिणामों की संख्या ये हो गई 6। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वो संख्या जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 1 जो है इसको आप अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रख सकते। आगे हम चलें तो 2 जिसमें केवल 2 का और 1 का भाग जाता है, 3 इसमें भी 2 का इसमें भी 1 का और 3 का खुद का भाग जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 5 जिसमें 5 का और 1 का भाग जाता है। तो मतलब ऐसी संख्याएं 6 तक, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं 6 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो संख्याएं हैं 2 3 और 5। तो आप लिखेंगे अनुकूल परिणाम
या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अभाज्य संख्याएं, 1 से 6 तक अभाज्य संख्याएं। तो वो कौन कौन सी हैं? वो है 2, 3 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? अनुकूल परिणामों की संख्या ये हो गई 3। तो आगे आप निकालेंगे, अतः अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर, सूत्र लगाएंगे। प्रायिकता के क्वेश्चन जो आप करेंगे उसमें आपके सूत्र के भी नंबर होते हैं, और प्रायिकता में क्या जितनी भी प्रश्नावलियां आप कर रहे हैं सूत्र का नंबर होता है, तो आपको सूत्र जरूर लगाना है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6, काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है PUC का पूरा नाम लिखिए। तो PUC जैसा कि इसके ये जो अल्फाबेट है इसी से पता चल रहा है। P फॉर पॉल्यूशन, U फॉर अंडर कंट्रोल और C फॉर सर्टिफिकेट। ठीक है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं और हिंदी में इसको हम लिखेंगे प्रदूषण नियंत्रक प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो दिया हुआ क्या है? गोले की त्रिज्या, जिसे हम r बोलते हैं, 14 सेंटीमीटर। पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। तो मान रख देंगे 4 गुना पाई का मान आ जाएगा 22/7 गुना r, यहाँ पे 14 है तो 14 इंटू 14। क्यों? क्योंकि r 2 बार है इस वजह से। तो 7 दूनी हो गया 14। आगे इसको करेंगे तो 22 कितना हो गया 88 इंटू 14 दूनी कितना हो गया 28। और आप इन दोनों को साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कितना आता है। 8 8 64, 6 8 8 64, 64 और 6 कितना हो गया 70। आगे 8 दूनी 16, 1 16 और 1 कितना हो गया 17, 4 6, ये आ जाएगा 2464। क्षेत्रफल की बात हो रही है तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे ये फर्स्ट जो इसने पूछा था, सेकंड गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 πr³ तो 4/3 गुणा पाई का मान होगा 22/7 गुणा r कितना है 14, तो 14 इंटू 14 इंटू 14। काटापीटी कर लेंगे। 7 दूनी कितना हो गया 7 दूनी 14। उसके बाद 3 से तो कट नहीं रहा है, तो इस वजह से कितना हो जाएगा 88, 14 दूनी 28 और इधर वापस से 14 बटा कितना 3। आगे आप 28 को इससे 88 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? ये आ गया 2464 इंटू 14 डिवाइड बाई 3। तो ये आएगा 34,496 डिवाइडेड बाई 3। अब आप 34,496 में आप 3 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है 11,498.6। 11,498.6 और आयतन है तो इसे आप लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो
तो इस क्वेश्चन के अंदर एक बेलन की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम एक बेलन का चित्र बना लेते हैं, जिसमें आपको दिया हुआ क्या है, ऊंचाई दे रखी है कितनी, 21 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये आधार है और हमें पता होना चाहिए कि बेलन का आधार वृत्त के जैसा होता है, जो हमें दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमें दी हुई, तो जो दे रखा है वो आप लिखें सबसे पहले। तो बेलन की ऊंचाई ये हमें दे रखी है h 21 सेंटीमीटर और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है वो वृत्त के जैसा होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल का सूत्र बनता है पाई आर स्क्वायर, जो आपको कितना दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से r का मान निकाल सकते हैं। देखिए, तो आप क्या करेंगे, r का मान निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर के बराबर 154 को रख देंगे, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 बटा पाई। तो r स्क्वायर बराबर 154 बटा पाई का मान है 22 बटा 7। अब ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा बटा के, तो 154 नीचे है 22 बटा के ऊपर 7, इसे कट जाएगा। 7 दो बार है, इसलिए r निकालने के लिए आप अंडर रूट लगा देंगे, तो 7 × 7, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो r का मान हमारे पास में कितना आ गया है, 7 सेंटीमीटर, और h का मान हमारे पास कितना आ गया है, 21 सेंटीमीटर। इसके बाद में अब जो पूछा है उस पर चलते हैं। हमें पूछा गया बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान है 22 बटा 7, आर कितना है 7 दो बार, इंटू एच कितना है 21। ठीक है, आप इसको काट लीजिए। तो 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 दूनी 14, ऐसे लगिए 7 दूनी 14 1 15, 154 इंटू 21। तो 154 को आप 21 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 3234। 3234 आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, फिर ये पहली चीज आपसे पूछी गई थी। दूसरी चीज, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का मान 22 बटा 7, आर कितना है 7, एच कितना है 21, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 44 इंटू 21। तो आप 44 को 21 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, तो ये आएगा 924। तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 11वां पद मतलब A11 दे रखा है, कितना 38, और 16वां पद मतलब A16 ये आपको दे रखा है, कितना 73। और आपसे पूछा क्या गया है, A31 मतलब 31वां पद आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A11 बराबर 38, तो A11 का मतलब है यहाँ A प्लस 10D। तो A प्लस 10D कितना 38, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। A16 इसका मतलब है A प्लस 15D, कितना दे रखा है 73। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम A और D का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए A प्लस 10D बराबर हो गया 38 और A प्लस 15D बराबर हो गया 73। निशान चेंज करेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, एक प्लस माइनस होने की वजह से कट गया, प्लस का 10 और माइनस का 15, तो ये हो गया माइनस के 5D बराबर। अब आप क्या करेंगे, 73 में से आप 38 घटा करके देखेंगे कितना आता है। तो ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 3, तो ये आपके पास में आएगा कितना 35, और वो किसका आएगा, माइनस का 35 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो D का मान आ जाएगा 35 बटा 5, मतलब 5 7 35, तो D बराबर आ गया 7।
ठीक है, तो ये आपको प्राप्त हो गया डी का मान। अब हम इसी डी के मान को दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख करके और फिर ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसमें रखती हूँ a प्लस 10d बराबर है 38। इसमें a प्लस 10 गुना d की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 60, तो ये हो गया 38। तो ये हो गया a प्लस 10 साथ कितने हो गए 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस का 70। तो a बराबर आप 70 में से 38 घटा करके देख लेंगे कितना आता है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 32। तो a का मान प्राप्त हुआ माइनस के 32। अब हमें ज्ञात करना है a 31। तो a 31 इसे आप लिख सकते हैं a प्लस के 30d बराबर a का मान क्या आया है माइनस का 32 प्लस 30 गुना d का मान आया है 7। तो आप रख देंगे माइनस के 32 प्लस 7 के 21, तो ये हो गया 210। अब आप 210 में से 32 को माइनस करके चेक कर लेंगे कितना आता है, कितना आएगा, ये आया 178। तो a 31 का मान हमारे पास में आ गया 178 अंश। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 247 तथा 2055 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको शेषफल दिया गया हो तो उन दोनों संख्याओं में से आपको वो शेषफल सबसे पहले घटाना होता है। तो दी गई संख्याओं 247 व 2055 में से शेषफल 7 घटाने पर तो कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त होती है, ये प्राप्त होगी 240 और 2055 में से जब आप -7 करेंगे तो ये प्राप्त होगी 2048। तो ये दोनों संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 240 व 2048 को विभाजित करने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों संख्याओं का मैं से ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, मैं से। अतः तो आप 240 पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 2048 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए ये 2 से जाएगा तो 2 1 2 2 2 4 0, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 5 बार 5 का 5 1, इधर 2 से देंगे 1 0 2 2 4 2 4 8, फिर 2 का देंगे 2 5 10 2 1 2 2 2 4, फिर 2 से देंगे 2 2 4, बचिए कितना 1 और 10 1 और 1 हो गया कितना 11, 2 5 10, बच गया 1 और 2 हो गए कितने 12, तो 2 6 12, फिर 2 2 1 2 2 2 4 और 2 अंटे 16, फिर 2 2 6 12 और 2 4 8, फिर 2 32, फिर 2 कितना आएगा 16, 2 1 2 और 2 6 12, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2 2 1। ठीक है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो आप इसको लिख लेंगे 240 बराबर कितनी बार है 1 2 3 4 बार तो 2 है, तो 2 की घात 4 और 3 एक बार है और 5 एक बार है। ठीक है, तो इधर देखिए 2048, इसमें 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 बार 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इनमें से हमें कॉमन निकालना है। तो आप इस 2 को आप चाहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझने के हिसाब से इसको आप 4 बार ऐसे लिख दीजिए और 3 गुना 5, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको घात रूप में लिखा था।
3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब आप देख लीजिए कॉमन 2 3 बार और ये हो गया 4 बार। ठीक है, इसके अलावा 3 और 5 उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इस वजह से विभाजित होंगे नहीं। तो मैं से कितना आ जाएगा, मैं से आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो मैं से का क्या आ गया 16। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः 16 वह संख्या है जो 247 और 2055 को इस प्रकार से विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो। तो ये एक प्रमेय है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर हमें एक चतुर्भुज दिया गया है और हम मान लेते हैं कि ये चतुर्भुज ABCD है। ठीक है, हमें क्या दिया है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका एक विकर्ण है वो AC है और दूसरा वाला विकर्ण जो है हमने BD मान लिया। समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये वाला भाग इसके बराबर है और ये वाला जो भाग है ये इसके बराबर है। ये हमें दिया गया है और हमसे सिद्ध करवाना चाह रहा है ये कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसको सिद्ध करो। तो अगर हम इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि इसकी भुजा AB और CD दोनों आपस में समान भी है और समांतर भी है। इसी तरह से BC वाली जो भुजा है वो AD के समान भी है और समांतर भी है। तो किसी भी प्रमेय को हल करने के लिए 4 भाग होते हैं। सबसे पहले दिया है, उसके बाद सिद्ध करना, फिर रचना और फिर उत्पत्ति। तो दिया है, इसमें हमें जो कुछ भी दिया हुआ होता है वही हम इसमें लिखते हैं। तो यहाँ हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण AC और BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC व BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात AO है, ये किसके बराबर है, OC के, व BO किसके बराबर है, OD के। ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद में जो अगला पद है इसका वो है सिद्ध करना। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD व AB समांतर भी है CD। इसी के साथ BC बराबर है किसके, AD व BC समांतर भी है AD। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना। उसके बाद में रचना वाला जो पद है उसके लिए हमें कुछ करना है नहीं, तो सीधा हम चलते हैं उत्पत्ति पे। आपको जो कुछ भी दिया गया है उसका उपयोग करते हुए हमें सिद्ध करना के अंदर जो भी दिया गया है वो लेके आना होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ अगर हम ले लेते हैं त्रिभुज AOB और COD, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को लेके चलें तो हम इन दोनों त्रिभुजों के अंदर सर्वांग समता सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। अब देखिए इसमें AO वाली भुजा किसके बराबर है, दूसरे वाले त्रिभुज की OC वाली भुजा के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं भुजा AO बराबर भुजा OC। ठीक है, इसी तरह से इस वाले त्रिभुज की भुजा BO और इसकी भुजा OD। तो भुजा BO बराबर है भुजा OD और इसका ये जो O वाला कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका कोण AOB और इसका कोण COD, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से बराबर है। तो कोण AOB बराबर कोण COD, कारण शीर्षाभिमुख कोण।
अब यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, दो भुजा और एक कोण है, तो एस ए एस सर्वांग समता के नियम से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी, हम ये चीज यहाँ से कह सकते हैं। अब अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों की जो शेष भुजाएं और जो शेष कोण है वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी वाली भुजा है, किसके बराबर बता सकते हैं हम, सी डी वाली भुजा के। इसी तरह से इसका कोण जो बी है ये इसके इस कोण के बराबर बताया जा सकता है, और इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर बताया जा सकता है। तो हम आगे लिख सकते हैं implies that भुजा ए बी बराबर भुजा सी डी। आप कारण क्या दे सकते हैं यहाँ कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो भुजा बराबर हमने कर दी, इसे हम समीकरण 1 नाम दे लेते हैं। आगे देखिए कोण, इसका वाला बी कोण और इसका ये डी वाला कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, वही बात, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है। तो कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण सी डी ओ, सी डी ओ दोनों बराबर हैं। अब अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों किस तरह के कोण हैं, एकांतर कोण। किस तरह के कोण है, एकांतर कोण। और अगर ये दोनों एकांतर कोण हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और सी डी वाली भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो इम्प्लाइज दैट ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी की। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार अब जो इन दोनों त्रिभुजों के लिए सारी चीजें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक जगह पे ये काम कर दिया है तो आपको दोनों जो शेष बच गए हैं बाकी वाले त्रिभुज उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार BC है वो भी बराबर होगी AD, और BC जो है वो समांतर भी होगी AD। इसे आप 3 नाम दे दीजिए, इसे 4 नाम दे दीजिए, और फिर आगे लिख दीजिए समीकरण 1, 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। Hence proof, यही सिद्ध करना था। तो ये हुई। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए। इसमें आपको त्रिकोणमितीय जो अस्मिकाएं हैं उनका प्रयोग करते हुए सिद्ध करने वाले तो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला हम देखते हैं कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस का कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस कोट ए। ये इसका दायां भाग है, ये इसका बायां भाग है, हमें दोनों को बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें LHS को लेके चलें, मतलब इसके बाएं भाग को लेके हम चल रहे हैं। तो कोसेक ए माइनस का साइन ए और सेक ए माइनस का कोस ए। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, क्यों, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है। फिर साइन ऐसे कैसे, बटा में इसके 1 है। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, क्यों, क्योंकि सेक का उल्टा कोस है। माइनस का कोस ए, ये भी बटा में 1। इसे हम आगे करें तो साइन ए और ए का लघुत्तम लें तो साइन ए आएगा, साइन ए में साइन ए का भाग दिया 1 और ए को 1 से गुणा किया तो आया 1, माइनस साइन ए में 1 का भाग दिया तो क्या आया साइन ए, और साइन ए को साइन ए से गुणा किया तो 2 बार साइन ए आ जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए। इसके बाद दोनों के बीच में गुणा का निशान है, 2 ब्रैकेट्स हैं, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब दोनों गुणा में है। तो कोस ए और ए इसका लघुत्तम आएगा कोस ए। ठीक है, कोस ए में कोस ए का भाग दिया 1 और ए को 1 से गुणा किया तो आएगा 1, माइनस कोस ए में 1 का भाग दिया तो आया कोस ए, और कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर ए।
आगे करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब अस्मिका से आएगा ये कोस स्क्वायर ए, पहली अस्मिका से, और नीचे है बटा में साइन ए इंटू यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसका बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, पहली अस्मिका से आया है, बटा कोस ए। अब देखिए इससे ये गया, एक साइन से एक और साइन गया, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा है देखिए साइन ए कोस ए। आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों गुणा में है, तो साइन ए कोस ए। ये हम लेके चले थे इसका LHS वाला भाग। अब हम करते हैं इसका RHS वाला भाग, क्योंकि हमें दोनों को बराबर लेके आना है। तो ये है 1 बटा tan A प्लस कोट ए। 1 बटा tan A का मतलब क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए, प्लस कोट ए का मतलब क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इसका नीचे वाला जो है इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो कोस ए साइन ए दोनों अलग अलग हैं, इसलिए दोनों लेने पड़ेंगे। अब देखिए इस पहले वाले पद में कोस ए इसके पास में है, क्या नहीं है, साइन ए, ये नहीं है, तो इसलिए साइन ए को आप साइन ए से गुणा करेंगे, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस ऐसे ही साइन ए इसके पास है, क्या नहीं है, कोस ए नहीं है, तो कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 बटा, ये बटा में जो ये दे रखा है हमें, इसमें अंश और हर है, तो ये जो हर वाला पद है ये सीधा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब अंश में बटा के सबसे पहले जो बटा लगाया था इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणा साइन ए इंटू कोस ए बटा, अब ये जो पूरा है ये पहले अस्मिका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, उसकी जगह क्या आता है, 1 आता है, तो इससे ये गया, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन ए डॉट कोस ए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 में क्या आ रहा है, साइन ए कोस ए, और समीकरण 2 में क्या आ रहा है, साइन ए कोस ए, दोनों बराबर आ गए, तो आप लास्ट में लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, हेंस ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1 बराबर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, देखिए इसका LHS वाला भाग हम सबसे पहले ले लेते हैं, तो ये है सेक थीटा प्लस 1 बटा में है सेक थीटा माइनस 1, तो आप क्या करेंगे, जो नीचे वाला पद है इसके विपरीत निशान से आप इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो ऊपर दोनों सेम एक जैसे हैं, तो इस वजह से सेक थीटा का क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे वाले में a प्लस बी ए माइनस बी है, तो पहली संख्या का स्क्वायर मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यहाँ पे सूत्र लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, इसे हम आगे करें तो ये सेक थीटा प्लस a का होल स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए एक अस्मिका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इस a को अगर हम इधर भेज दें तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम अगर आगे करें तो ये देखिए अंडर रूट के अंदर सेक थीटा प्लस a का होल स्क्वायर बटा इस नीचे वाले की जगह पे आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1, स्क्वायर होने की वजह से 12 गया, और ये भी टेन स्क्वायर थीटा था, 12 क्या आ जाएगा ये टेन थीटा। ठीक है, आगे आप इसको करें तो ये आ जाएगा टेन थीटा दोनों के बटा में सेक थीटा बटा टेन थीटा प्लस 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, अब ये सेक थीटा इसका मतलब क्या हुआ, 1 बटा कोस थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा इसका मतलब हुआ साइन नीचे और कोस ऊपर, प्लस 1 बटा टेन का मतलब क्या हो गया, कोट थीटा हो गया, कोस से ये कोस गया, 1 बटा साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, और इसी को आप आगे सीधा कर लें इसको, तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और यही हमारा RHS वाला भाग था, तो बराबर आप लिख देंगे RHS implies that
LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों के द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है इसके अनुसार हम चित्र बना लेते हैं। तो ये कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज की यहाँ पे बात हो रही है। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? पहली बात, वृत्त की परिधि के ऊपर 4 बिंदु लेकर के और फिर ये चतुर्भुज बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब ये जो चतुर्भुज है ए बी सी और डी, इसके लिए जो 4 कोण है ए बी सी और डी, इसके हम समद्विभाजक खींचते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने इस तरह से समद्विभाजक इसके खींच दिए। ठीक है, और ये जो समद्विभाजक आपस में जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति बन रही है चतुर्भुज। तो इसे हम नाम दे लेते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है P, ये बिंदु है Q, ये वाला जो बिंदु है ये है R, और ये वाला बिंदु है ये है S। ठीक है, तो ये हो गया P Q R S। तो ये बोल रहा है कोणों के समद्विभाजकों के द्वारा बनाया गया चतुर्भुज मतलब P Q R S ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये चित्र हमने बना लिया है। तो सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखते हैं। दिया है, हमें क्या दिया है? हमें दिया गया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा कोण ए बी सी और कोण डी के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज कौन सा है? P Q R S है। इसके बाद में सिद्ध करना, अगला बिंदु क्या सिद्ध करना है कि P Q R S एक चक्रीय चतुर्भुज है। P Q R S एक चक्रीय चतुर्भुज है। और ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण, मतलब आप सिद्ध कर सकते हैं कोण P प्लस कोण R, या तो इसको 180 और या फिर कोण Q प्लस कोण S, ये भी 180। तो ये चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा यदि हम इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। जो अगला बिंदु है वो है रचना। तो रचना में हम क्या कर रहे हैं? कोण A जो है इसका जैसे समद्विभाजन हो रहा है तो ये 2 कोण बन रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला, है ना। इसमें से हम ये जो कोण D A और Q है इसको हम नंबर 1 नाम दे रहे हैं। जो दूसरा है A D और Q जो कि D का समद्विभाजक है, इसको हम 2 नाम दे रहे हैं। इस वाले D के समद्विभाजक को हम 3 नाम दे रहे हैं और इस वाले को हम नाम दे रहे हैं 4। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हम आगे जो हमें सिद्ध करना है वहाँ पे हमें ये यूजफुल होगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो रचना में हमने क्या किया? हमने कोण DAQ इसको कोण 1, ADQ इसको नाम दिया है कोण 2, SBC इसे नाम दिया है कोण 3 और BCS इसे नाम दिया है कोण 4। ठीक है, ये रचना वाला पद हो गया। इसके बाद चलते हैं उत्पत्ति। अब चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने के कोण मिला करके 180 डिग्री होते हैं। तो हम यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सबका आधा आधा कर देंगे। आधा करने के लिए 2 का भाग इस
सारे जितने भी पद हैं उनमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो 180/2 ये कटेगा तो यहाँ पे तो 90 आ जाएगा। अब देखिए कोण ए का आधा, कोण ए का आधा, ये जो कोण ए था ये 2 भागों में विभाजित हो रहा था, है ना, और इसमें से कोण ए का आधा हमें लेना है, तो हम ये वाला भाग ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 प्लस उसके बाद कोण सी का आधा, कोण सी ये था, दोनों आधे आधे हैं, तो यहाँ पे हम कोण सी का आधा कौन सा वाला कोण ले रहे हैं, कोण 4 बराबर कितना हो गया 90। और इसे आप समीकरण नंबर 1 नाम दे लीजिए। इसके बाद इसी प्रकार कोण बी और कोण डी ये भी मिला करके 180 डिग्री होंगे, तो इसका भी आप आधा आधा करेंगे। तो कोण बी का आधा, कोण डी का आधा 180/2, तो ये कितना आ जाएगा 90। तो कोण बी का आधा इसे आप ले लेंगे कोण 3 प्लस कोण डी का आधा इसे आप ले लेंगे कोण 2 बराबर 90 डिग्री। तो इसे आप नाम दे लेंगे समीकरण नंबर 2। आगे हम ले रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज ए क्यू और डी। त्रिभुज ए क्यू डी में चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे इस त्रिभुज में कोण ए प्लस कोण 2 प्लस कोण ये वाला क्यू, ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए, कोण ए प्लस कोण 2 प्लस कोण क्यू, ये तीनों मिलाकर के होना चाहिए 180 डिग्री। और यहाँ से आप कोण क्यू का मान निकाल लें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, इसको उधर भेजेंगे कोण 1 और माइनस का कोण 2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। और इसी प्रकार दूसरा वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज बी एस सी, त्रिभुज बी एस सी में, तो इसमें कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण एस, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण एस, ये मिला के 180। और यहाँ से आप कोण एस का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस, दोनों उधर जाएंगे कोण 3 माइनस कोण 4, ठीक है। इसे आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। ओके, इतना काम हो गया। अब हम आगे करेंगे, मैं साइड में कर दूं पूरा। अब देखिए, अब हम इन दोनों कोणों को जोड़ के देखेंगे, कोण क्यू प्लस कोण, दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे और अगर ये दोनों कोण जुड़ने पर 180 डिग्री आ जाता है तो हमें जो चीज प्रूव करनी है कि भाई ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो वो चीज प्रूव हो जाएगी। तो कोण क्यू का मान आप समीकरण 3 से रखेंगे 180 डिग्री माइनस कोण 1 माइनस कोण 2। इसी तरह से कोण एस का जो मान है आप समीकरण नंबर 4 से रखेंगे, तो 180 डिग्री माइनस कोण 3 माइनस कोण 4। इसे हम आगे करें, 180 और 180 कितना हो गया 360 माइनस कोण 1 माइनस कोण 2 माइनस कोण 3 माइनस कोण 4 बराबर 360 डिग्री माइनस, ये माइनस आप इन चारों में से कॉमन निकालेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4, आगे करेंगे 360 डिग्री माइनस कोण 1 और 2 मिला करके, सॉरी कोण 1 और 4 मिला करके कितना है 90, तो 1 और ये 4 ये दोनों कोण मिलकर के कितने हो गए 90 ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह से 2 और 3 मिलकर के भी कितना आ रहा है 90, तो ये आप मान रख देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90, 90 कितना हो गया 180, 360 में से 180 घटाएंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो कोण Q प्लस कोण S ये हम लेके चले थे और हमें कितना मिल गया है 180। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण Q और कोण S ये दोनों समपूरक कोण हैं। तो इसके आगे जो अगला स्टेप है उसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसके आगे आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट जो PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, हेंस यही सिद्ध करना था। इसी के साथ आपकी ये जो थ्योरम है ये कंप्लीट